डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान ने दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी का जवाब। हॉर्मुज पार करने वाले चुनिंदा जहाजों से ईरान करेगा वसूली, 18 करोड़ देना होगा टोल। आज राज्यसभा में अमित शाह पेश करेंगे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक। आईजी स्तर पर 50% पद आईपीएस से भरने का प्रस्ताव है। लोकसभा में 11 बजे से प्रश्नकाल की होगी शुरुआत। गुजरात दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। वडोदरा में आदिवासी अधिकार संवाद कार्यक्रम में शामिल होकर सरकार की नीतियों पर करेंगे चर्चा। असम विधानसभा चुनाव में अकेले हाथ आजमाएगी हेमंत सोरेन की जेएमएम। 19 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। असम के आदिवासी वोटों पर है नजर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके, जहां हॉर्मुज पार ईरान करेगा वसूली। हॉर्मुज पार करने वाले चुनिंदा जहाजों से ईरान करेगा वसूली। ईरान को 18 करोड़ रुपए देना होगा टोल। ईरान ने दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी का जवाब। पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच ईरान ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण और कड़ा कर दिया है। इन सबके बीच ईरान इस जल मार्ग से गुजरने वाले चुनिंदा जहाजों को $20 लाख ट्रांजिट शुल्क लेने की घोषणा की है। दरअसल ईरान द्वारा यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि यदि जल जमरू मध्य को 48 घंटों के भीतर पूरी तरह नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के बिजली ढांचे को ध्वस्त कर देगा। अमेरिका इजरायल से युद्ध लड़ रहे ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कुछ चुनिंदा जहाजों पर $20 लाख का शुल्क लगाने का फैसला किया है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन ने एक्स पर तेहरान की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि हॉर्मुज जल जमरू मध्य ईरान के विरोधियों को छोड़कर सभी के लिए खुला है। ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य ईरानी सांसद अलाउद्दीन बोरोजेर्दी ने बताया कि यह भारी शुल्क पहले ही लागू किया जा चुका है, जो इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण के लिए ईरान के नए दृष्टिकोण को दर्शाता है। आपको बता दें, पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच ईरान ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण और भी कड़ा कर दिया है। इन सब के बीच ईरान ने इस जलमार्ग से गुजरने वाले चुनिंदा जहाजों को $20 लाख ट्रांजिट शुल्क की घोषणा की है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज राज्यसभा में अमित शाह पेश करेंगे अहम विधेयक। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पेश होगा। आईजी स्तर पर 50% पद आईपीएस से भरने का प्रस्ताव है। लोकसभा में 11 बजे से प्रश्नकाल की शुरुआत होगी। ईद और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के साथ साथ शनिवार रविवार के लंबे अवकाश के बाद संसद के बजट सत्र की कार्यवाही आज फिर से शुरू हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में अहम विधेयक पेश करेंगे। लोकसभा में 11 बजे से प्रश्नकाल की शुरुआत होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य सीएपीएफ अधिकारियों की भर्ती, प्रतिनियुक्ति और पदोन्नति को विनियमित करना है। इसमें आईजी स्तर पर 50% पद आईपीएस से भरने का प्रस्ताव है। विधेयक में अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी स्तर से कम 67% पद आईपीएस से भरे जाने का प्रस्ताव है। वहीं विशेष महानिदेशक एसडीजी और महानिदेशक डीजी के सभी पद सिर्फ प्रतियुक्ति के माध्यम से भरे जाएंगे। फिलहाल सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी जैसे बल अपने अपने अलग अलग कानूनों के तहत संचालित होते हैं। सरकार का मानना है कि एक समान कानून के अभाव में नियम बिखरे हुए हैं, जिससे सेवा संबंधी विवाद और प्रशासनिक कठिनाइयां बढ़ रही हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। राहुल गांधी का गुजरात दौरा। वडोदरा में आदिवासी अधिकार संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे राहुल गांधी। आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा में कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी शामिल होंगे।
आपको बता दें, राहुल गांधी आज वडोदरा में आदिवासी अधिकार संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए लगभग 1000 आदिवासी डॉक्टर, इंजीनियर और गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ के सदस्य, कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी शामिल होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए लड़ाई तेज करना, सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व और मनरेगा व अन्य योजनाओं में कथित अनियमितताओं पर चर्चा करना है। आगामी स्थानीय निकाय चुनावों और 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह दौरा कांग्रेस के लिए काफी अहम माना जा रहा है। सम्मेलन के बाद राहुल गांधी पार्टी के राज्य नेतृत्व के साथ ही बैठक कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा कर सकते हैं। राहुल गांधी दोपहर 2 बजे वडोदरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे और करीब 1 घंटे बाद अजवा रोड स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों से आदिवासी कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी शामिल होंगे। आदिवासी संस्कृति, शिक्षा और वन अधिकार कानून यानी कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक उत्थान से जुड़े कार्यकर्ता पैनल डिस्कशन में भाग लेंगे। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर योगी कैबिनेट की बैठक आज 23 प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। निजी बिजनेस पार्क प्रस्ताव पास हो सकता है। लिपिकीय संवर्ग के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें कुल 23 प्रस्ताव रखे जाने की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना 2025 के पास हो सकता है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के 10 प्रस्ताव, आवास और शहरी नियोजन विभाग के 3 प्रस्ताव भी पास होने की संभावना है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में लिपिकीय संवर्ग के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। आपको बता दें, योगी कैबिनेट की आज बैठक है। वहीं इस बैठक में 23 प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। निजी बिजनेस पार्क प्रस्ताव पास हो सकता है। लिपिकीय संवर्ग के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें कुल 23 प्रस्ताव रखे जाने की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना 2025 के पास हो सकता है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के 10 प्रस्ताव, आवास और शहरी नियोजन विभाग के 3 प्रस्ताव भी पास होने की संभावना है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में लिपिकीय संवर्ग के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। आपको बता दें, योगी कैबिनेट की आज बैठक है। वहीं इस बैठक में 23 प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आनंद, आज योगी की कैबिनेट बैठक है और इस बैठक में 23 प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है, तो मुख्य प्रस्तावों के नाम बताइए, कौन कौन से हैं? और जो तमाम राजमंत्री हैं वो भी बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। लगभग 20 से भी अधिक प्रस्ताव है जिन पर मोहर लगाई जा सकती है, चाहे प्रस्ताव हो या निजी कारोबार पार्क योजना है, आवास उद्योग, शिक्षा, लोक निर्माण विभाग और नमामि गंगे विभाग से जुड़ी तमाम प्रस्ताव है जिन पर चर्चा के बाद मोहर लगाई जा सकती है। सुबह 11:30 बजे के आसपास सभी मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक की होनी है और इसी बैठक के लिए जो तमाम मंत्री हैं, समाज के राजनीति सभी बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। ठीक है आनंद, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, योगी कैबिनेट की आज बैठक है और इस बैठक में 23 प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, असम चुनाव में अकेले उतरेगी जेएमएम। असम विधानसभा चुनाव में अकेले हाथ आजमाएगी जेएमएम। जेएमएम 19 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। असम के आदिवासी वोटों पर जेएमएम की है नजर। असम विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साफ कर दिया है कि वह इस बार अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोशिशें जरूर हुई लेकिन बात नहीं बन सकी। झामुमो के शीर्ष नेतृत्व ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की थी।
दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे और रणनीति को लेकर कई दौर की चर्चाएं हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद झामुमो ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया। झामुमो ने असम में 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। पार्टी को तीर कमान चुनाव चिन्ह भी मिल गया है और उम्मीदवारों को सिंबल देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह सौंपा। पार्टी ने कुछ अहम सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए। माजबत विधानसभा सीट से प्रीति रेखा बरला को टिकट दिया गया है। सोनारी सीट से बलदेव तेली को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा झामुमो ने सहयोगी के तौर पर CPIML के लिए एक सीट छोड़ने का फैसला किया है। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ फोनो लाइन पे जुड़ गए हैं। अजय, JMM का जिस तरीके से ऐलान किया है कि वो अब असम विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर क्या जानकारी और क्या रणनीति है अकेले चुनाव लड़ने को लेकर? देखिए अंकिता, जैसे ही जो 5 राज्यों में जो चुनाव की जो घोषणा हुआ था, यानी आसाम में जो है वो लगातार जो है झारखंड पार्टी जो है जो झारखंड की जो JMM पार्टी है यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार ये प्रयास कर रही थी कि वो वहां से चुनाव लड़ने का, यहाँ के जो मुखिया है झारखंड JMM के जो मुखिया है हेमंत सोरेन, उनका लगातार ये बयान आ रहा था कि इस बार जो है असम चुनाव में वो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। इसी कड़ी में जो लगातार जो है 2-3 बार वो उनका असम का दौरा भी हुआ था और जो है एक आधा बार उनको दिल्ली का दौरा हुआ और वो अपने जो है महागठबंधन के साथ जो झारखंड में जो वर्तमान में जिसके साथ उनकी सरकार अभी चल रही है, मसलन की जो है कांग्रेस उनकी सहयोगी पार्टी है यहाँ सरकार में, तो उनके साथ भी उनकी बातचीत हो रही थी। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना था कि हम असम में जो है सम्मानजनक स्थिति में ही जब हमको सम्मान अगर कुछ मिलता है तो हम उसी अनुसार से हम पार्टी में यहाँ पर पार्टी के कैंडिडेट के साथ हम जो है लड़ेंगे। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण जो बातें थी कि वहाँ जो है लगातार जो है विनोद पांडे जो है पार्टी के जो महासचिव हैं और इनका कहना था कि 20 सीट पर कम से कम जो है वो चुनाव लड़ने पर JMM जो है अपना कमर कस लिया है। इसका कारण एक और भी जो सबसे अंकिता देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो वहाँ कारण है, तो चूंकि जो वहाँ जो चाय बागान यानी जो चाय बागान में जो वहाँ काम करने वाले जिसको टी ट्राइब भी बोलते हैं, वो जो है उनकी अच्छी खासी जनसंख्या है, आदिवासियों की अच्छी खासी जनसंख्या है। क्योंकि बहुत पहले की जब बात है कि झारखंड से यानी जब एकीकृत जब बिहार रहा था तो तमाम जो बहुत से आदिवासी जो है वहां जाकर काम करने के लिए जब गए थे और वो वहीं के होकर रह गए हैं। यानी जो लबोलुभाव ये है कि वहाँ बहुत सा सीटें जो हैं जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उन पर आदिवासियों की अच्छी पकड़ है और यही एक कारण है कि जो है हेमंत सोरेन लगातार कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का हमारा जो है राजनीतिक वहां पर बहुत एक अपनी पैठ है, इसलिए हम इस सीटों पर अपना जो है कैंडिडेट उतारेंगे। इसी कड़ी में जो है ये माजपत से प्रीति रेखा बारला को और सोनारी से बलदेव तेली को भी टिकट दिया गया है। हाँ, उन्होंने एक चीज और अभी करी है कि उनके जो सहयोगी जो एक पार्टी है, मतलब जो गठबंधन में एक यहाँ जो एक सहयोगी है CPIML यानी माले को एक सीट देने की घोषणा की है। यानी अब जो है JMM वहाँ असम में 19 सीट पर चुनाव जो है वो लड़ेगी। इसका कारण ये भी है कि चूंकि आज इसकी अंतिम नामांकन की अंतिम तिथि है, तो आनंद फानन में जब कोई गठबंधन से जब बात नहीं बनी, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस से बात नहीं बनी, तो आज इसकी घोषणा हो जाएगी। जी ठीक है अजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें असम चुनाव में अब अकेले झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी। वहीं असम विधानसभा चुनाव में अकेले हाथ आजमाएगी JMM और 19 सीटों पर उम्मीदवार अपने उतारेगी। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जम्मू कश्मीर में NIA जांच। जम्मू कश्मीर के कुलगाम और कुपवाड़ा जिलों में तलाशी, दिल्ली बम विस्फोट मामले की जांच। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली बम विस्फोट मामले की जांच के सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर के कुलगाम और कुपवाड़ा जिलों में तलाशी अभियान चलाया। NIA की टीम ने कुलगाम के सूरट गांव में मोहम्मद शफी भट्ट के घर और कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में गुलरूरा इलाके में एक व्यापारी के घर तलाशी ली।
इस दौरान दस्तावेजों और उपकरणों की जांच की गई। सूत्रों के अनुसार एनआईए की टीमों ने तड़के ही व्यापारी के घर पहुंचकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली बम विस्फोट मामले की जांच में सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर के जिलों में तलाशी अभियान चलाया। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शेख दाऊद जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शेख दाऊद, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। अचानक एनआईए ने जांच शुरू कर दी है जिसमें तलाशी ली गई है दोनों जिलों में। अंकिता, बिल्कुल आज इस साल की पहली एनआई रेड है 2026 की, और आज एनआई ने कम से कम कश्मीर के 12 जगहों पे अलग अलग लोकेशनों पे सुबह सुबह छापामारी की है। अगर साउथ कश्मीर कुलगाम की बात करें, और साथ साथ में बारामूला के रफियाबाद और कुपवारा के हंदवारा गुलूरा में भी सुबह एनआई की टीम ने अलग अलग जगहों पे तलाशी कार्रवाई लगाई, और उनके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपी भी साथ है। तो कहीं ना कहीं ये जो दिल्ली ब्लास्ट मामला है, उस हवाले से कहीं ये जो इनके पास जो इनपुट है, जो बिजनेसमैन है या जो एक्स मिलिटेंट है या जो कुछ लोग जो इस वक्त पाकिस्तान में है, उनके घरों में सुबह सुबह छापामारी की, और कहीं जगहों पे अभी तलाशी कार्रवाई जारी है और कहीं जगहों पे कंप्लीट हुआ है। और जहां से भी उन्होंने कंप्लीट किया है वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो साथ दिए है। अभी एनआई की तरफ से कोई प्रेस रिलीज नहीं आया है कि किसी की गिरफ्तारी या क्या कुछ खास इसमें आया है, अभी उसका इंतजार है। जी अंकिता। ठीक है शेख दाऊद, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। व्हाट्सएप यूजर के डेटा शेयरिंग पर मसला। डेटा शेयरिंग मसले पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। मेटा और व्हाट्सएप ने एनसीएलटी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। व्हाट्सएप यूजर के डेटा शेयरिंग से जुड़े मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मेटा और व्हाट्सएप ने एनसीएलटी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने व्हाट्सएप और मेटा प्लेटफॉर्म को उनकी प्राइवेसी पॉलिसी के लिए कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि हम डेटा शेयरिंग के नाम इस देश के लोगों को निजता के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देंगे। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। विवेक, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए, और आज जो डेटा शेयरिंग मसले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा उसको लेकर भी क्या जानकारी है? दरअसल सीआईसी का जो एक मुआवजा था, माफ कीजिएगा, जो एक उसके ऊपर चार्ज लगाए थे तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए का जुर्माना, उसको जो सही ठहरा दिया था एनसीएलटी ने, उसी मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे सुनवाई कर रहा है, और जब इस मामले पर सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई सवाल उठाए गए, और ये कहा गया कि जो डाटा शेयरिंग वाला है वो बहुत बड़ा इशू है, और बिना लोगों की कंसर्न के आप डाटा शेयर करते हैं। तो व्हाट्सएप और मेटा की तरफ से ये दलील दी गई कि चूंकि हम इसके लिए कोई पैसा नहीं लेते, सिर्फ उन्हें सुविधाएं देते हैं, तो हमारे ऊपर ये आरोप नहीं लगाया जा सकता है। वैसे भी जो डाटा शेयरिंग वाला इशू है उसके लिए हलफनामा हम सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसको तय करेगा। लेकिन कोर्ट ने बहुत स्पष्ट किया था कि जो आज का जो समय है वो डाटा से ही पैसा कमाने का एक जरिया है, और बिना कंसर्न के थर्ड पार्टी को आप डाटा शेयर करते हैं वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और अगर हमारे कंसर्न के बिना अगर डाटा शेयर किया जाता है तो हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। कोर्ट ने एक बड़ा स्पष्ट सवाल उठाया था और ये कहा था कि जो आपकी शर्तें होती हैं, क्योंकि ये बात तब उठाई जब मेटा की तरफ से और व्हाट्सएप की तरफ से कहा गया कि हम शर्तें देते हैं, अगर कोई एक्सेप्ट करता है तभी हम उसका डाटा शेयर करते हैं। तो कोर्ट ने ये कहा कि जितनी आपके डाटा शेयर की जो डिटेल्स होती हैं, अगर उतना कोई पढ़ पाए, और एक आम इंसान जिसको अपनी मातृभाषा ही बोल पाता है, जिसको इंग्लिश की जानकारी नहीं होगी, अगर रिमोट एरिया में बैठा हुआ है, तो वो आपके जो क्लॉजेज हैं उनको नहीं पढ़ता और नहीं समझ पाता, एक्सेप्ट कर लेता है, तो आप उसका डाटा शेयर करेंगे। तो आप ये चीज नहीं कर सकते, और भारत में रह रहे हैं तो भारत के जो कानून है उसके आधार पर डाटा शेयरिंग आपको करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। भले ही आप हमसे कोई पैसा न लेते हो, हमसे इन द सेंस कि नॉर्मल कस्टमर से। और वहाँ सवाल ये भी उठा था कि जब अगर डाटा शेयर नहीं किया जाता तो जैसे ही आप अपने फोन पे कोई एक ऐसी चीज सर्च करते हैं उसके तुरंत ऐड आपके पास कैसे आने लगते हैं। तो कई ऐसे सवाल थे
जो कोर्ट के सामने उठाए गए थे। अब कोर्ट ने खुद ये उठाए थे और ये कहा था कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो आपको इंडिया में काम करने की जरूरत नहीं है और आप भारत में काम ना करें। लेकिन व्हाट्सएप ने कहा था कि हम इसके लिए कंप्रेहेंसिव एक डिटेल देंगे और ये बताएंगे कि डाटा शेयर करने के लिए हम कैसे लोगों को ऑप्शन देंगे, और अगर वो ऑप्शन नहीं चूज करते हैं तो उनका डाटा शेयर नहीं होगा। लेकिन कोर्ट ने ये कहा था कि अगर ऐसा होगा तो हम लोग के साथ होता है, अगर आप उनके एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो फंक्शन आपके काम करना बंद कर देते हैं। तो आपने पूरी तरीके से लोगों को अपनी गिरफ्त में रखा है, ले लिया है और उनके निजी डाटा जो है ना वो लोगों को शेयर कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और इसके लिए अगर आप संशोधन कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज इंडिया में काम करने की जरूरत नहीं। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल व्हाट्सएप और मीडिया की तरफ उठाए गए थे उनका जवाब देने की बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में देखना होगा कि क्या इस मामले में उन दोनों की तरफ से क्या जवाब दाखिल किया जाता है। ठीक है विवेक, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें व्हाट्सएप यूजर के डेटा शेयरिंग मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि मेटा और व्हाट्सएप ने एनसीएलटी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।